नमस्कार बच्चों, आइए विज्ञान शुरू करते हैं। बच्चों, कल हमने अम्ल, क्षार एवं लवण के चैप्टर में उसका समापन कर दिया था कुछ प्रश्नों के साथ। अब बच्चों हम आगे का जो लेसन है धातु एवं अधातु, उसके बारे में आज सीखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में धातु और अधातुओं के बारे में जब हम ज्ञान अर्जित करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि धातु क्या होती है। बच्चों, वे तत्व जो ऑक्सीजन से अवक्रिया करके उनके ऑक्साइड का निर्माण करते हैं धातु कहलाते हैं। अथवा हम यूँ भी कह सकते हैं कि वे तत्व जिनका वायु की उपस्थिति में यदि दहन किया जाए और वह उनके ऑक्साइडों में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे सभी तत्वों को हम धातु कहते हैं। बच्चों, उदाहरण के तौर पे जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीज है, इत्यादि बहुत सारे हैं। बच्चों, धातुओं में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब हम विद्युत धारा का चालन करते हैं उसका जो कारण है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं बच्चों कि धातुओं में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत धारा का चालन करते हैं। धातुएं सामान्य रूप से ठोस होती हैं। बच्चों, यूँ तो धातुओं के बहुत से गुण हैं, उनके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अभी हमने केवल इतना जानने का प्रयास किया है कि धातुएं क्या हैं। इसके बाद बच्चों हम अधातुओं की बात करते हैं। तो बच्चों, वे तत्व जो कमरे के ताप पर ठोस अथवा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। बच्चों, एक बार फिर बता दूं, वे तत्व जो कमरे के तापमान पर ठोस अथवा तो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, वही अधातु कहलाते हैं। बच्चों, उदाहरण के रूप में हम कार्बन कह सकते हैं, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि, ऐसे और भी हैं बहुत सारे। तो बच्चों, आपने धातु और अधातुओं के बारे में ये जाना कि धातुएं क्या हैं और अधातु क्या हैं। तो बच्चों, अब इससे हम आगे चलेंगे। बच्चों, अब हम धातु और अधातुओं का वर्गीकरण करेंगे। तो अगला टॉपिक हम लेके चलते हैं धातु एवं अधातुओं का वर्गीकरण। बच्चों, धातु एवं अधातुओं को उनके गुणधर्मों के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें हम 3 टॉपिक लेके चलेंगे, जिनमें से पहला टॉपिक हम लेंगे कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म, यानी धातुओं के कौन कौन से भौतिक गुणधर्म हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। और तीसरा, धातु एवं अधातुओं की आपस में जो क्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले पहला टॉपिक हम लेके चलते हैं कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम चमक के बारे में बात करें तो जो धातुओं की चमक होती है उसे हम धात्विक चमक कहते हैं। तो पहला हेडिंग हम लेंगे धात्विक चमक। बच्चों, धातुओं की सतह बहुत चमकदार होती है और धातुओं के इसी गुणधर्म को हम धात्विक चमक कहते हैं। बच्चों, इसी क्रम में आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता क्या होती है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, धातुओं में एक गुण होता है कि जब धातुओं को पीटा जाता है, यानी धातुओं को पीट करके उनको पतली चादर के रूप में हम बना सकते हैं। जो पतली चादरें बनाई जाती हैं तो वो धातुओं को पीट करके बनाई जाती हैं। तो बच्चों, धातुओं को जो पीटने वाला जो गुणधर्म है ना,
कि धातुएं पिटने पर एक चद्दर के रूप में फैल जाती हैं। इसी गुणधर्म को हम आघात वर्ध्यता कहते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी घटना को आघात वर्धनीयता कहते हैं। बच्चों, इसके अलावा धातुओं में एक और भी गुण होता है जिसे हम बोलते हैं तन्यता। बच्चों, धातुओं की विशेषता होती है कि धातुओं को हम पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। आपने देखा होगा बिजली के तार हैं, टेलीफोन के तार हैं, तो ये जो तार हैं वो धातुओं के बने होते हैं। तो धातुओं को हम खींच करके पतले तार के रूप में बना सकते हैं। तो बच्चों, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है, इसी को हम तन्यता कहते हैं। बच्चों, यहाँ एक चीज़ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सोना जो है ना, वो सबसे अधिक तन्य धातु होती है। अगर हम सोने का 1 ग्राम यानी 1 ग्राम सोना हम ले लें, तो उस 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा हम तार बना सकते हैं। यानी इसकी इतनी अधिक तन्यता होती है, यानी और यूँ भी कह सकते हैं कि सोने की सर्वाधिक तन्यता होती है। तो 2 किलोमीटर लंबा तार 1 ग्राम सोने से बनाया जा सकता है। बच्चों, सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए इनके जो गलनांक और क्वथनांक हैं वो भी उच्च होते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि ठोसों के जो गलनांक हैं और क्वथनांक हैं वो उच्च होते हैं। बच्चों, कुछ अपवाद भी हैं, जैसे गैलियम और सीजियम जो धातुएं होती हैं, इनका गलनांक बहुत कम होता है। बच्चों, जो पारा होता है, पारा जिसे हम मरकरी कहते हैं, है तो ये धातु, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पे, यानी ये ठोस अवस्था में नहीं होती। बच्चों, यहाँ एक ये प्रश्न भी बनता है, अक्सर इम्तिहान में पूछा भी जाता है कि एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों, आपका उत्तर देना होगा मरकरी यानी पारा। मरकरी यानी पारा। बच्चों, इसी क्रम में हम अब धातुओं के अगले गुण पर चलते हैं। अगर हम चालकता की बात करें बच्चों, तो धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं तथा इनका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है। बच्चों, इसीलिए धातुओं का जो उपयोग है हम बर्तन बनाने के लिए भी करते हैं। हाँ, अपवाद के रूप में मरकरी और लेड जो है ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो बच्चों, आपने चालकता को समझा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। बच्चों, ध्वनिक यानी अगला जो गुण है ध्वनिक यानी ध्वनि उत्पन्न करने का गुण। बच्चों, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं, आपने देखा होगा कि धातु से बनी कोई चीज़ जब ज़मीन पर गिरती है तो आवाज़ उत्पन्न करती है। तो बच्चों, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती है, और धातुओं के इस गुण को हम ध्वनिक कहते हैं। इसी गुण को ध्वनिक कहते हैं। अब हम बच्चों एक प्रश्न लेते हैं कि हम सभी के घरों में बिजली के तारों का भरपूर उपयोग होता है। बच्चों, हमने देखा है कि जो बिजली के तार यानी जो विद्युत तार होते हैं उनके ऊपर पीवीसी की या रबड़ की एक परत चढ़ी होती है। पीवीसी जिसे हम पॉलीवाइनिल क्लोराइड कहते हैं। बच्चों, पीवीसी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इम्तिहान में भी पूछ लिया जाता है कि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है। इसको पॉलीवाइनिल क्लोराइड क्या बोलते हैं? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, याद रहना चाहिए आपको।
तो बच्चों ये प्रश्न उठता है मन में कि ये जो परत पीवीसी की अथवा रबड़ की जो परत है वो बिजली के तारों के ऊपर चढ़ाई जाती है, तो क्यों चढ़ाई जाती है? तो बच्चों एक साधारण सी बात है कि जो विद्युत तार है वो धातुओं के बने होते हैं, और विद्युत प्रवाह के दौरान जब इनमें से बिजली का प्रवाह होता है तो इसको छूने से हमें खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों उस खतरे से बचने के लिए सुरक्षा के रूप में इन तारों के ऊपर एक विद्युत रोधी पदार्थ या विद्युत रोधी परत जिसे हम कहते हैं वो पीवीसी अथवा रबड़ की चढ़ा दी जाती है। इससे होता ये है बच्चों कि जो विद्युत धारा है वो हमारे शरीर में से होकर के नहीं गुजरती है और हमें सुरक्षा का आभास रहता है, और आभास क्या, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं क्योंकि इससे होकर के विद्युत नहीं गुजरती। तो बच्चों ये धातुओं के कुछ गुणों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आगे चलेंगे। बच्चों अब हम अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। बच्चों अधातुओं के गुणधर्म धातुओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं। कमरे के ताप पर ठोस गैसीय अवस्था में ये पाए जाते हैं और इनका जो गलनांक और क्वथनांक जो है वो धातुओं की तुलना में बहुत कम होते हैं। यानी बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अधातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक हैं वो धातुओं की तुलना में कम होते हैं। दूसरी बात बच्चों के अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है और कार्बन को प्रत्येक रूप में हम अपर रूप यानी कार्बन को का जो प्रत्येक रूप है वो अपर रूप होता है। हीरा कार्बन का ही एक अपर रूप है और ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। बच्चों ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक अपर रूप है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो बच्चों इसी क्रम में अगर हम चमक की बात करें तो अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, लेकिन अपवाद के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जैसे आयोडीन एक अधातु है लेकिन आयोडीन में चमक होती है, तो ये अपवाद हैं। तो बच्चों कुछ गुण ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के कॉमन होते हैं, जिस तरह से आयोडीन का चमकीला होना। तो बच्चों केवल भौतिक गुणों के आधार पर हम धातु और अधातुओं को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं कर सकते। तो इनको अच्छी तरह से वर्गीकृत करने के लिए हमें धातु और अधातुओं के जो रासायनिक गुण हैं उनका भी सहारा लेना चाहिए, उनको भी हमें समझना चाहिए। बच्चों धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यदि बच्चों हम धातुओं का वायु की उपस्थिति में दहन कराएं तो क्या होता है? बच्चों इसे समझने के लिए हम देखें कि जब धातुओं को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो उनके संगत धातु ऑक्साइडों का निर्माण होता है। बच्चों जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो वह एक सफ़ेद ज्वाला के यानी एक श्वेत ज्वाला के साथ दहन होता है उसका, और लगभग इसी तरीके से सभी धातुएं क्रिया करती हैं। बच्चों इस क्रिया में ऑक्साइड का धातुओं के ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को हम इस तरह से लिखेंगे कि धातु प्लस ऑक्सीजन, आगे तीर का निशान लगा करके लिख देंगे धातु ऑक्साइड। बच्चों इसी प्रकार से एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर बनेगा तो हम उसको उसकी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से लिखेंगे 4Al + 3O2, आगे तीर का निशान लगाएंगे 2Al2O3।
बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लें कि धातुओं की हम जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या होता है, तो बच्चों कुछ धातुएं तो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, जैसे कि जो पैलेडियम जिसे हम बोलते हैं सीसा जो होता है, सीसा, ये पैलेडियम सीसा और चांदी है जिसे हम सिल्वर कहते हैं, सोना है, कॉपर है, ये कुछ ऐसी धातु हैं जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया करके उनके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। यानी कुछ धातुएं ऐसी हैं जो बिल्कुल क्रिया नहीं करती, जैसे पैलेडियम है, चांदी है, सोना है और कॉपर है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं बेटा जो जल के साथ अभिक्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। बच्चों सोडियम और पोटेशियम अगर इनको हम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो हम देखेंगे कि बहुत तेज़ अभिक्रिया करती हैं और साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित करती हैं। तो बच्चों ये कुछ धातुओं के कुछ रासायनिक गुणधर्मों के बारे में आज हमने समझा और इससे आगे हम कल के वीडियो में अब चर्चा करेंगे। बच्चों ये जो वीडियो आपके लिए जो बनाई जा रही है उसका उद्देश्य ये है कि इनको सुन करके और देख करके आप ठीक प्रकार से विज्ञान को समझ सकें और वीडियो जब आप खोलते हैं किसी मोबाइल के अंदर तो आप उसमें उस वीडियो को अगर पूरी स्क्रीन पर ले लें झूम करके तो आप देखेंगे कि आप वीडियो को सुनने के साथ साथ जो नोट्स के जो पेज हैं वो इतने बड़े दिखाई देंगे आपको कि आप आसानी से साथ की साथ उतार भी सकते हैं। फिर भी आप उतारने के लिए पीडीएफ फाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले 2 पाठों की 2 पीडीएफ फाइल बना के आपको दी जा चुकी हैं। जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ भी आपको इसके समापन होने के उपरांत दे दी जाएगी, जिससे आप उतार सकते हैं। लेकिन बच्चों इनको सबको आप साथ के साथ याद ज़रूर करते चलें। नमस्कार बच्चों।